बजट का एक मैसेज बहुत साफ है कि मध्यम वर्ग का तबका अगर निवेश करेगा तो उसका पैसा बचेगा। हम आपको जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, इसका जिक्र क्यों हो रहा है। ये आपके स्क्रीन पर है, पैसा लगाइए पैसा बचाइए। 80 करोड़ 1.5 लाख रुपए कैसे होगा। ये होम लोन ब्याज में, हेल्थ इंश्योरेंस में, ट्रांसपोर्ट अलायंस में, ये जो पूरा का पूरा 4,44,200 का जो आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, उसमें कैसे आप पैसा लगाएंगे और कैसे पैसा बचाएंगे, ये उसको एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि मिडिल क्लास के भीतर इस बात का लगातार जिक्र था कि उसके पैसे कैसे बचेंगे, और जो भी पैसे आ रहे हैं वो सब टैक्स में चले जाते हैं या फिर इन सब के बीच जो भी बाजार से वो सामान खरीदता है उसके टैक्स में वो चीज़ें चलती चली जा रही हैं। ये एक उसका एक उदाहरण भर है। हम इस सिलसिले को जरा सा आगे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि इस बजट के जरिए पहली बार अगर ये माना जा रहा है कि समूचे देश को लेकर सरकार की आर्थिक सोच क्या है, उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और आने वाले वक्त में हर क्षेत्र को देश के विकास के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। लेकिन इन सब के बीच 2-3 चीज बहुत साफ तौर पर है। उसमें आप कुछ भी खरीदने जाएंगे वो आपको महंगी मिलने वाली है। जो पैसा गरीबों के हिस्से में जाएगा सीधे ट्रांसफर होकर, वह भी जब बाजार में जाएगा तो वो कंज्यूमर बन चुका होगा, वहां भी उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं। और इस सब के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि काला धन रियल एस्टेट में बहुत रहा है और बेनामी संपत्ति जो है उसको कहीं अब धरपकड़ होगी। और काला धन को पकड़ने के लिए सरकार ने डराया बहुत है कि आपको 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो क्या ये रियल एस्टेट के ऊपर बड़ा हमला है? हमारे साथ चूंकि जुड़ चुके हैं अमरपाली गुप्त के भी, और हम आप ही से पहला सवाल शुरू कर रहे हैं। रियल एस्टेट इसको किस रूप में देख रहा है? तवज्जो दी गई है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वही होता है जहां पे इस तरह का ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी हमारे स्ट्रिंजेंट लॉ के लिए घोषणा की गई है कि किसी भी ब्लैक मनी के लिए इसको लागू किया जाएगा, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और मेनली जो कहीं भी जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शंस है वो करप्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होता है। जैसे ही करप्शन कम होता है ये चीज़ें अपने आप कम नहीं। माना ये जाता है कि रियल एस्टेट में बहुत काला धन लगा हुआ है। इतने सारे घर खाली पड़े में, आप लोग घर बनाते हैं वो खाली ही पड़े रहते हैं। जी नहीं, एक ये जो प्रिजम्पशंस थे 5-6 साल पहले ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये 5-6 वर्षों में इसलिए इसमें परिवर्तन हुआ क्योंकि लैंड स्कार्स हो गया है। और दूसरा, इसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत ज़्यादा हो गया। आज हाउसिंग लोन सबसे बेहतर बैंकिंग के लिए एक बिजनेस हो गया है। और जहाँ हाउसिंग लोन होते हैं वहाँ पे कहीं भी ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। जहाँ तक मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास हैं उनके पास तो इस तरह का धन होता ही नहीं। ये समस्याएं। अब जिन्हें घर लेना है उनके लिए बोल दीजिए, घर सस्ता मिलेगा या महंगा हो जाएगा? 2 एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है इस बजट में। एक पहला एस्पेक्ट है कि इसमें इंडस्ट्री को प्रोडक्शन बढ़ाने पर तवज्जो दिया गया है। और आम लोग हैं उनका जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है, उनके एक्सचेकर में पैसा रहे, उस पर तवज्जो दिया गया। तो एक और तो अगर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और दूसरा और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, उसमें सप्लाई बढ़ता है, तो महंगा होने का सवाल नहीं उठता है। जितना सप्लाई बढ़ेगा और जितनी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वैसे केसेस में किसी चीज़ को महंगा होने की नौबत नहीं है। घर महंगा मिलेगा? जी नहीं, घर महंगा नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए कि हम चर्चा को इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर आप? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि आपने कहा कि सब लोगों के लिए जो भी खरीदारी होगी अभी महंगा हो जाएगा। मैं आपसे पूछना कैसे, आप मुझे ज़रा समझाइए। अगर मैं कोई भी साबुन ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ, मैं इतना रुपया दे रहा हूँ आज, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, अगर इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव है तो आपकी इन्फ्लेशन आपको लगता है इससे कम हो जाएगा? बिल्कुल डिक्लेयर तो है, वही तो करना कोशिश। तो आप तो कह रहे हैं जैसे आज कल सुबह से जो भी आप खरीद रहे हो दाम बढ़ जाएगा, कैसे है बताइए मुझे। आपने अभी अभी कहा कि देखिए आपके पास जो भी आया, कल से आपका जो भी आप खरीदने जाएंगे, चाहे आपके पास पैसे आए या ना आए, आपके सब बढ़ने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं सब लोगों से कैसे बढ़ेंगे? नहीं, बिग बाजार में जब हम गए वहां पे बताया गया जो भी कमोडिटी है उसकी कॉस्ट जो है महंगी हो रही है। मैं एक मिनट इस पे सुना।
आप पहले तो शुरुआत में आपने कहा कि गरीब लोग हैं जो किसान हैं और अमीर लोग हैं जो अर्बन में रह रहे हैं। अब किसान जो है और जो जितने विलेजेस में आप जाएं सब अपने मोदी के दुकान में जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नहीं, मोदी का दुकान कहा जाता है, सब कैश में देते हैं, कोई सर्विस टैक्स उस पर लगता नहीं है, तो वहां कैसे बढ़ेगा? तो किस लिए बढ़ रहा है? बढ़ रहा है जो आप कह रहे हैं जो अमीर हैं उनके लिए बढ़ेगा, तो सब खुश होना चाहिए। देखिए अगर सर्विस टैक्स बढ़ेगा तो वो प्रैक्टिकली बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर लागू होता है और उससे जो उपभोक्ता वाली जो वस्तुएं हैं वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि 1.5% अगर सर्विस टैक्स बढ़ रहा है तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट अपॉन द फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा। रेल बजट हम भूलते हैं। एक पॉइंट, जस्ट वन क्विक पॉइंट जो वो कह रहे थे, वन क्विक पॉइंट जो वो जहां कंपटीशन है इंडस्ट्री में, दे विल अब्सॉर्ब इट। वो क्यों? अब अगर कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे तो उनका डिमांड गिरेगा। सुनील जी, वो अपना प्रॉफिट जो आप कह रहे थे इंडस्ट्री बना रही है, दे विल अब्सॉर्ब इट। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप मॉल से चीज खरीदते हैं तो महंगी होगी। बोलिए। और अगर एक बार मॉल्स में तो स्कीम्स है, अगर आपका साबुन 10 रुपए का वो आपको 9 रुपए में मॉल में मिल रहा है। इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा। एक बात में दो कारण है। मैं मानती नहीं कि इन्फ्लेशन में जो है वो, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स भले ही एक नेगेटिव रेट हो, लेकिन की कमोडिटीज जब हम देखते हैं जो चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं, वो शब्द जो आप सुनना नहीं चाहते गरीबों को, दलहन की कीमत मैटर करती है और सब्जी की। दलहन में खास करके बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, और फ्रेट रेट्स बढ़ते हैं और आपके पास अगर जनधन से सक्सेस होता है तो इट विल अगेन बी अ फिनोमेना ऑफ टू मच मनी chasing those too few goods. So I do think we've entered a phase जहाँ हमारे पास structural inflation रहेगा, बढ़त दर बढ़े या नहीं, हमारी employment rates नीचे बढ़े या नहीं asymmetrically, लेकिन structural inflation on key commodities हमारे यहाँ persist करेगा। देखिए एक कंज्यूमर के लेवल पे कंज्यूमरिज्म इनकरेज करने के लिए इस बजट में ऐसा क्या है? सीधे सीधे एक कंज्यूमर को कि वो जाए खरीदारी करे, सब कोई जानते हैं सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स है कि कंज्यूमरिज्म किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। इस बजट में ऐसा क्या है कि कंज्यूमरिज्म इनकरेज होगा? अब आपने देखा जो आई एम कमिंग टू यू सर, जो एग्जेम्पशंस थे एक कंज्यूमर को, एक इंडिविजुअल को, वो 3.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 4.4 लाख रुपए कर दिया गया। थोड़ा सा पैसा उसको अपने पास में मिलेगा। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है, ये जिस इंडिविजुअल के पास पैसा आ रहा है, हम 3.5 और 4 लाख का जो फिगर की बात कर रहे हैं, ये जिस इंडिविजुअल के पास आ रहा है, ये वही इंडिविजुअल है जो सर्विस टैक्स में निकाल भी रहा है इसको। तो सर्विस टैक्स का पहले तो नोशन ये खत्म कर दे, अगर आप पूरे साल में 2 लाख रुपए की भी ऐसी चीजें खरीदते थे जिसपे सर्विस टैक्स लगता था, ये 1.5% बढ़ने की वजह से 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पूरे साल में। पहली चीज तो ये समझ लें, ये 1.5% के ऊपर तो आप ये कहना चाह रहे हैं, फेनोमेना हम लोग पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए इस चीज को आप समझिए कि क्या ये बजट कंज्यूमरिज्म को बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? पहला स्ट्राइक, अगर जॉब बढ़ा रहा है सर, आप कंज्यूमर एक्सपर्ट। बिल्कुल बढ़ा रहा है, बिल्कुल बढ़ा रहा है। कैसे? क्योंकि आप ये समझिए कि आप कह रहे हैं कि हम आपको छूट देंगे यदि आप बीमा करेंगे, तो आप बीमा पे लोगों का ध्यान देना चाह रहे हैं, जबकि लोग वैसे ही बीमा नहीं कर पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बीमा कीजिए। अरे आप बीमा कहाँ से करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आप हमको स्वास्थ्य मुफ्त दिलाइए। बिल्कुल, आप स्वास्थ्य का बजट को और बढ़ाइए, तिगुना कीजिए। इस पे कुछ चर्चा नहीं हुआ, इस पे कुछ नहीं आया। हम ये कहना चाह रहे हैं आज 80% लोग अपने घर द्वार को बेचकर स्वास्थ्य का उपलब्धि प्राप्त करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों को कह रहे हो आप बीमा कीजिए, आप बीमा करोगे तो आपको छूट मिलेगा, आपको 4 लाख 4.5 लाख तक का आपको छूट मिलेगा यदि आप बीमा करेंगे, आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, आपको ये मिलेंगे। अरे हमारे पास तो 2 टाइम का खाने के लिए सामग्री नहीं है। आप हमको क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आप यदि कर ले रहे हो, हम बार बार बता रहे हैं, अलग साहब माने ना माने, आप कर ले रहे हो हमसे, कर कहाँ खर्चा करोगे ये तो पहले बताओ। आप हमसे सर्विस टैक्स ले लिए, बढ़ा दिया सर्विस टैक्स का कोई पर्ची नहीं हो रहा। हम जिक्र ये सुनना चाह रहे थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट पेंडिंग है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पेंडिंग है उस पर क्यों नहीं चर्चा की, उसको क्यों नहीं लाए? और वो एक टास्क फोर्स बना दिया कि यदि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होगा तो एक टास्क फोर्स ये देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टर को हम प्रोटेक्ट करेंगे।
क्यों टास्क फोर्स बना रहे हैं? आप क्यों नहीं जैसे ब्लैक मनी के लिए आपने सजा दी? एक पॉइंट है, मैं आपसे एक चीज जानना, क्यों नहीं दिला रहे हो कि कोई भी व्यक्ति यदि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करेगा हमसे पैसे लेकर और वो हमको पैसे टाइम से वापस नहीं करेंगे? बिजॉन जी एक सेकंड, आपने एक पॉइंट रेज किया है, इसको बैलेंस आउट करना है। कहना चाहेंगे एक पॉइंट रेज किया है अलग साहब, क्योंकि ही इज प्रो बीजेपी, आई नो दैट ही इज प्रो बीजेपी। नो व्हाट आई वांट टू वेट अ मिनट, एज अ कंज्यूमर नॉट प्रो बीजेपी सर आई एम जस्ट आस्किंग यू वन क्वेश्चन। एक सेकंड, सॉरी आई डिडंट नो दैट यू आर पॉलिटिकल। ओके, आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई एम नॉट, यू आर मेकिंग मी पॉलिटिकल। कहना चाह रहे हैं, लेट्स नॉट गिव ऑल द पैट टू हिम। फाइनेंस मिनिस्टर उद्योगपति के लिए, इंडस्ट्री के लिए इस बजट को बिग बजट किया, उनके लिए भी फैंटास्टिक बजट। सर एक तो फिर ये स्टॉक मार्केट क्यों गिर गया? तो स्टॉक मार्केट गिर गया। स्टॉक मार्केट इज नो सेंसिटिविटी, अच्छा, मैं स्टॉक मार्केट इज ऑन इन्वेस्टर सेंसिटिविटी, स्टॉक मार्केट डजंट से एनीथिंग। अलग साहब इज अ स्पेकुलेटिव, अलग साहब एक स्टॉक मार्केट एक ऑन अ डिफरेंट नोट, ऑन अ ओके बिजॉन जी, ओके ऑन अ डिफरेंट नोट आई वांट टू, आई जस्ट से वन थिंग टू एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वी हैव अबाउट, हमारे पास 250 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, स्टेट का थिंग, 1 सेकेंड, उसमें से 120 मिलियन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ओके, तो जितना आप कहते रहे वो तो ऑलरेडी एक्सक्लूड टैक्स जो, एक सेकंड भाई साहब भी नहीं अलग साहब हम इस पे आ रहे हैं। ये देखिए बड़ा सीरियस डायलॉग्स है कि जिस दिशा में हम, जरा सीआईआई से तुरंत लौटेंगे। अंजना, सीआईआई में आपके साथ मेहमान है, जरा उनसे बात कर लीजिए पहले। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम ऑर्डिनेंस के ही जरिए देश को अपना किसान तो याद आया, और एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे साथ सलिल सिंघल साहब जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है पीआई के मौजूद हैं, और खास मेहमान जो सुबह से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चंद्रजीत बैनर्जी साहब जो कि डीजी हैं सीआईआई के, ये दोनों हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सलिल साहब से एक बार जरा बात कर लेती हूँ। पहले तो आउट ऑफ 10 आप कितना दे रहे हैं, क्योंकि कृषि को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं कहा गया। ये गलत बात है। कैसे? बजट को मेरे ख्याल से अब हमारी गणतंत्र में ये माइंड सेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ। कि बजट ये नहीं है कि लाख रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, 5000 दिए, 50,000 दिए। देश को हम किस दिशा में ले जाने के लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है। और अगर हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे, दिशा के लिए, और अगर हम इस पॉइंट पर नहीं आएंगे तो हम लोग यही डिबेट करते रहेंगे। नहीं तो दिशा एग्रीकल्चर को मिले 1 2 3 क्या किया है? पहली बात, अगर उन्होंने ये टॉयलेट्स और स्वच्छ भारत की बात की है, तो मेरे हिसाब से इसमें 2 बड़ी जबरदस्त वैल्यू मुझे नजर आती है। किसान की जिंदगी, एक तो उसकी अगर सेहत सही होगी तो उसको खेत में काम करने की ज्यादा ताकत होगी, साथ में गाँव में एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5-6 करोड़ टॉयलेट्स बनने हैं। हाँ। तो उसका एक इम्पैक्ट अपनी जगह बड़ा भारी है। ठीक है। दूसरा बड़ा एम्फेसिस है रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ, हाँ। और रूरल क्रेडिट की एनहांसमेंट पर। ठीक है। 8.5 लाख रुपए का 8.5 लाख करोड़ का रूरल क्रेडिट की बात हो रही है, और 25,000 रुपए नाबार्ड को दिया जा रहा है। हाँ। कि सड़कें रूरल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बन जाए। आप मोदी साहब को मैं कम से कम 8 तो दूंगा। 8-10 में से। अब आपकी तरफ से पहले मार्किंग से ही शुरू कर लेते हैं। आउट ऑफ 10 कितना? नहीं, मैं मार्किंग नहीं दूंगा, मैं मार्किंग नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन सीआईआई वाले बहुत सेव करते हैं। श्रीराम साहब भी आए, उन्होंने भी मार्किंग नहीं दी, आप भी बच रहे हैं मार्किंग से, लेकिन गदगद दिख रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं यही बोलूंगा कि ये टॉप क्लास बजट है। एंड इन्होंने एक्चुअली ही हैज लुक्ड सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के कुछ देयर इज समथिंग टू टेक अवे।